देखिए जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं आपको इसी वीडियो में देखिए 100 के 100 एमसीक्यू कराए गए हैं और ये 100 एमसीक्यू पढ़कर आप बोर्ड परीक्षा 29 फरवरी को साइंस के पेपर में 20 में 20 नंबर ला सकते हो, जो कि आपको OMR सीट में भरने पड़ते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 100 के 100 क्वेश्चन, यानी एक ही वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया गया है। ठीक है, वीडियो आपको पूरी देख लेनी है और आपके 20 नंबर आपको इसी वीडियो में पक्के कर लेने हैं। भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बनाई गई है, तो जाइए वीडियो को पूरा देखिए और 20 नंबर पक्के करिए। देखिए 29 फरवरी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि पेपर चल रहे हैं और हम पेपर वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप लोगों के लिए लाते हैं और सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट साइंस के, देखिए साइंस सब्जेक्ट के मैं आपको बताने वाला हूं 100 MCQ। ठीक है, यहां देख लीजिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं 100 MCQ जो कि क्लास 10 साइंस के होने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ शुरू से लेकर के लास्ट तक जुड़े रहेंगे इस वीडियो में, भैया उनका 20 नंबर के जो MCQ आते हैं वो पूरे पक्के हो जाएंगे। इसी वीडियो में आपके 20 के 20 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे और आप लोग बहुत ही अच्छे से 90+ स्कोर करके आओगे साइंस में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस के सभी जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को भाई एक साथ एक वीडियो में देखने वाले हैं। ये वन शॉट वीडियो हमारा होने वाला है, तो वीडियो पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कर देना। तो चलो सबसे पहले हम देखने वाले हैं पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न। और जितने भी स्टूडेंट चैनल से जुड़े हैं, ठीक है, आप लोगों को 70 में 65+ नंबर हम दिला करके रहेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में। ठीक है, चलो सबसे पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ दे रखिए, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है। और देखिए क्वेश्चन हम लोगों का है, देख लीजिए आप लोग, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, कोई बताने की वो नहीं है कितना ज़्यादा ये पूछा गया है। तो सभी लोग कमेंट करिए कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7। टिक लगा लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, और इसका सामान्य नाम होता है धावन सोडा। क्या होता है भाई? धावन सोडा। ठीक है, विरंजक चूर्ण CaCl2 होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा आप लोगों का होता है NaHSO4.10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है आप लोगों का K2 CaSO4.12H2O प्लस 1/2H2O। ठीक है, लेकिन धावन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, Na2CO3। फिर अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ कौन सा है। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा होगा? देखिए धावन सोडा है, बेकिंग सोडा है ना, एलम है और आपका ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर आप लोग देखिए, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए जो आप लोगों का उपयोगी पदार्थ है वो आप लोगों का है यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर। क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन प्रश्नों को आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, सारे ही प्रश्नों को आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो, क्योंकि ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और देखिए मैं हर बार मैं बता रहा हूं कि मैं अपने प्रश्नों को फंसा रहा हूं एग्जाम में। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न मैं कहीं ना कहीं फंसा रहा हूं एग्जाम में, और साइंस वाला पेपर भी मैं आपका फंसा दूंगा। ठीक है, तो इस प्रश्नों को पहले नोट कर लो आप लोग। फिर 4 नंबर क्वेश्चन देखो कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए धावन सोडा का रासायनिक नाम 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए धावन सोडा, मैंने आपको बताया ना, धावन सोडा का जो फार्मूला होता है भाई मेरे भाई, ठीक है, सभी लोगों को मैंने बताया कि धावन सोडा का जो फार्मूला होता है वो होता है आप लोगों का NaHSO4। ठीक है, देखो यहाँ पर आप लोगों का देखिए धावन सोडा यानी Na2CO3, अभी आपको ऊपर दे रखा था तो Na2CO3, ये देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था कि नहीं बताया। तो ये होता है आपका रासायनिक सूत्र। तो इसका रासायनिक नाम क्या बनेगा? ये इसका रासायनिक नाम बनेगा, यानी सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको 2024 बोर्ड परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा 29 फरवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि क्षारकीय विलयन का pH मान कितना होता है।
ठीक है। यानी जो आप लोगों का क्षारीय विलयन होता है इसका पीएच मान कितना होता है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों के, 7, 0, 7 से कम, 7, 7 से अधिक। तो देखो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो हमेशा याद रखना, देखिए ये 7 होता है, ये 0 होता है और ये आपका 7 होता है। तो आप लोगों का जो उदासीन होता है ना, उदासीन, ठीक है, उदासीन का जो पीएच मान होता है वो 0 होता है। ये जो 7 होता है मेरे भाई, देखो ये मतलब जितना भी 7 से नीचे होगा वो अम्लीय होगा, ठीक है, वो आप लोगों का अम्लीय होगा। और जितना भी 7 से प्लस होगा वो आपका क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय। इसको बात को समझ में आया आप लोगों को? तो देखिए क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। तो यानी ये इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखिए अगर आपके एग्जाम में उदासीन पूछ दिया जाए, अम्लीय पूछ दिया जाए, क्षारीय पूछ दिया जाए, उम्मीद करते हैं सभी लोग बता देंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एंटीमनी क्या है। अगला प्रश्न, यानी एंटीमनी क्या है? धातु है कि अपधातु है कि अधातु है कि मिश्र धातु है? तो इसका राइट ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो एंटीमनी आप लोगों का एक उपधातु है, इसको टिक लगा लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अम्लीय विलयन का पीएच मान, अथवा देखिए अथवा करके प्रश्न ऐसे आ सकता है कि H2SO4 विलयन का पीएच मान है ना, H2S विलयन का पीएच मान, या फिर H2SO4 विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा 7 से कम। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर ही बताया था कि जितना भी 7 से कम पीएच वैल्यू होगा सारा अम्लीय होगा, सारा का सारा अम्लीय होगा। ठीक है, तो 7 से कम क्या होगा? अम्लीय होगा, क्योंकि H2SO4 कह लो या तो H2S कह लो, ये सभी आपके अम्ल होते हैं और अम्ल का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 8 देखिए। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कॉपर मेट में होता है, यानी जो आप लोगों का ये कॉपर मेट होता है इसमें क्या होता है? तो FeS होता है कि C2S तथा FeS होता है कि Cu2S तथा Cu2S तथा Fe2S3 होता है। तो देखो कॉपर मेट में आप लोगों का पाया जाता है Cu2S पाया जाता है। क्या पाया जाता है? Cu2S पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन आप लोगों का ये वाला हो जाएगा, इसको टिक लगा लो आप लोग। ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा आप लोगों का, ये वाला राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे तो FeS भी पाया जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो होती हैं मेट में पाई जाती हैं, कॉपर मेट में। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके क्या होते हैं? कॉपर मेट होते हैं। तो ये इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फफोलेदार कॉपर में कॉपर की प्रतिशत मात्रा है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? यानी फफोलेदार कॉपर में कॉपर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 98 होती है। कितनी होती है? 98। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉपर। कॉपर जो होती है वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि कौन ऊष्मा का कुचालक है? तो ऊष्मा का कुचालक कौन होता है? ठीक है, ऊष्मा का कुचालक कौन होता है? मरकरी दे रखा है, लेड दे रखा है, मिश्र धातु दे रखा है, लोहा दे रखा है। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा मरकरी। तो कौन सा ऊष्मा का कुचालक है? तो मरकरी जो है ना वो ऊष्मा का कुचालक है। इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु उपस्थित नहीं है? ठीक है, कि जर्मन सिल्वर, देखिए जर्मन सिल्वर की बात कर रहा है। तो जर्मन सिल्वर जो होता है उसमें कौन सी धातु उपस्थित नहीं होती है? तो देखिए जो जर्मनी का जो सिल्वर धातु होता है उसमें क्या कॉपर उपस्थित नहीं होता है? कॉपर यानी आप सभी जानते हो तांबा, जिंक आप सभी जानते हो, Ag यानी आप सभी जानते हो चांदी होती है, निकिल, ये धातुएं हैं। तो इन 4 धातुओं में जर्मन सिल्वर में कौन उपस्थित नहीं होता है? ठीक है, तो देखिए ये आपका जो Ag है ये उपस्थित नहीं होता है, कि जो कि चांदी है। तो जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु उपस्थित नहीं है? Ag धातु उपस्थित नहीं है। कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए कॉपर ग्लास का जो रासायनिक फार्मूला होता है वो आप लोगों का यहाँ देखिए, कॉपर ग्लास का रासायनिक फार्मूला आप लोगों का होता है Cu2S होता है। तो राइट ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है? ये वाला इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग जल्दी से नोट कर लिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि भाई 2024 यानी 27 नहीं 29 फरवरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठंडे जल के साथ क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। तो कौन सी ऐसी धातु है जो कि ठंडे जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है? तो सोडियम,
सोडियम धातु यानी हमारी जो Na धातु है, ये जो Na धातु है जब ये आप लोगों की ठंडे जल से क्रिया कर लेती है तो सोडियम बनाती है। ठीक है, सोडियम धातु जो होती है ठंडे जल से क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालती है, इससे समझ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कौन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो कौन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं, C2H6, CH4, C2H4 और C3H8। तो इसमें इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा C2H4, यानी कौन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H4 आप लोगों का एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए। प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है, तो प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो ये वाला आप लोगों का प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए ये सारे ऑप्शन किसके हैं। तो आप लोगों के देखिए, ये आप लोगों का कीटोन है, ये आप लोगों का मतलब ये आप लोगों का है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, और ये आप लोगों का एथेनॉल। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो जो एसिटिक अम्ल होता है इसका IUPAC नाम क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसिटिक अम्ल के रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। तो ये होता है एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं इसमें 1 और 2 कार्बन पाए गए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एथ से नाम शुरू होगा, एथ से। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, सॉरी देखिए एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? देखिए इसका यहाँ पर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। इसको टिक लगा लीजिए, इसी को टिक लगा लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में एल्कीन है, तो इनमें से 4 ऑप्शन में एल्कीन आपका कौन सा है? देखो सबसे पहले आपको ये पता लगा लेना है कि एल्कीन होता क्या है। तो जब कभी भी 2 यौगिकों या फिर 2 तत्वों के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है तो वह हमारा क्या होता है? वह हमारा एल्कीन होता है। क्या होता है स्टूडेंट? वह हमारा एल्कीन होता है। तो राइट ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? इसमें 3 दे रखा है, इसमें एक अलग अलग दे रखा है, इसमें 3 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस वाले ऑप्शन में देखिए 2 आपको दिख रहे हैं, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखो और जल्दी से बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। कि क्लोरीन अणु में उपस्थित आबंध होता है, जो आप लोगों का क्लोरीन होता है इसमें कौन सा आबंध पाया जाता है? तो देखिए इसमें जो आप लोगों का होता है एकल सहसंयोजक बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? एकल सहसंयोजक बंध। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लोरीन में कौन सा बंध पाया जाता है? तो क्लोरीन में एकल सहसंयोजक बंध पाया जाता है। इसको नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो, जरूर आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर, कि प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है, तो प्रोपेनॉन में कौन सा क्रियात्मक समूह हो जाएगा? तो सबसे पहले तो देख लो यहाँ पर प्रोपेनॉन ऑन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का ये कीटोन समूह है। कौन सा समूह है? ये कीटोन समूह है। कौन सा? कीटोन समूह। और देखिए कीटोन समूह में हमेशा याद रखना ऑक्सीजन जो होता है ये डबल बॉन्ड में कार्बन के साथ जुड़ा होता है। तो ऐसा आप लोगों को कहाँ दिख रहा है? देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला दिख रहा है कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ तक आप लोगों के 20 क्वेश्चन मैंने आपके पूरे कंप्लीट करा दिए। अब इतना कमेंट करके बताइए कि 20 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता था, फिर हम आपको आगे के क्वेश्चन बताते हैं। अगला प्रश्न देखो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि कार्बन, ठीक है, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? जो आप लोगों का कार्बन यानी जो C होता है इसकी संयोजकता कितनी होती है? तो देखो कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, याद रख लेना। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला, इसकी संयोजकता 4 होती है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि एल्काइन, ठीक है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन को पूछ रहा है, एल्काइन का सामान्य सूत्र पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लो कि एल्काइन में कितने कार्बन मतलब कि कितने आबंध होते हैं। तो एल्काइन में आप लोगों को एल्कीन एल्कीन एल्काइन में 3 बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए इसका जो राइट ऑप्शन आप लोगों का वो हो जाएगा ये वाला। इसका जो होता है सामान्य सूत्र अलग से लिख देते हैं आप लोगों के लिए। देखो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ये इसका होता है रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लो,
बोर्ड परीक्षा में ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। एल्कीन क्या है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसका आंसर हमें कमेंट करके बताओगे कि इसका राइट ऑप्शन कौन होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन में से कोई एक राइट है, बताइए कमेंट करके कि एल्कीन कौन सा इन 4 में से। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा अगला क्वेश्चन और कह रहा है कि CH3 CH2OH का IUPAC नाम क्या होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को कौन सा समूह दिख रहा है, तो एथेनॉल समूह का, ये मतलब कि अल्कोहल समूह दिख रहा है इसमें। अब कार्बन कितने हैं, तो कार्बन इसमें 2 दे रखे हैं, तो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका, एथेनॉल। इसको टिक लगा लो। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इसमें कह रहा कि प्रोपेनल है, तो प्रोपेनल 4 में से कौन सा होगा। अब प्रोपेनल के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं प्रोपेनल में आप लोगों का जो समूह पाया जाता है वो आप लोगों का होता है CHO समूह। कौन सा समूह होता है, CHO समूह। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा प्रोपेनल। अब प्रोपेनल का मतलब होता है कार्बन की संख्या 3 है। कार्बन की संख्या यानी जो आपके जो कार्बन हैं, ठीक है, जो आपके कार्बन हैं और कार्बन की संख्या इसमें कितनी होगी, तो कार्बन की संख्या इसमें 3 होगी। तो 3 संख्या तो आपको हर जगह दिख रही है, लेकिन यहाँ इन दोनों में से कोई एक राइट होगा। तो आपको देखना है कि राइट कौन सा होगा, तो इसमें से ये वाला राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अगला प्रश्न देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो देखिए एथेनोइक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो आप लोगों का क्या होता है। तो देखिए एथेनोइक अम्ल में सबसे पहले कार्बन की संख्या आप लोगों की यहाँ पर 3 होगी। कितनी होगी, कार्बन की संख्या 3 होगी। और यहाँ पर यदि कार्बन की संख्या 3 होगी तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि समूह कौन सा होता है एथेनोइक यानी ओइक अम्ल का। तो ओइक अम्ल का जो समूह होता है वो COOH होता है। कौन सा होता है, COOH। 3 कार्बन होंगे, COOH समूह होगा। तो राइट ऑप्शन तो कौन सा होगा, इन दोनों में से एक होगा। कार्बन 3 है, इसका मतलब ये वाला राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। सभी लोग एक साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा कि कौन सा कार्बनिक यौगिक है। बस इतना ही दे दिया गया, और भी दिया गया है। कह रहा है कि कौन सा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक की बात कर रहा है। तो एक बात आप लोग स्टूडेंट दिमाग में अपने फीड कर लेना कि जहां कहीं आपसे असंतृप्त कह दे वहां पर आपका सिंगल बॉन्ड होगा, या तो आप लोगों का डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, या तो आपका 3 बॉन्ड होगा। समझ में आया, सॉरी गलत कह गया। असंतृप्त में आपका केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होता है और संतृप्त में आप लोगों का डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा एथिलीन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। समझ में आ गया। बाकी एथेन में सिंगल होता है, मेथेन में भी सिंगल होता है और एथिल अल्कोहल में भी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। चलो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एथिलीन। तो इसको टिक लगा लोगे सब लोग कि असंतृप्त हमारा कौन सा होगा, एथिलीन। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा गया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, डॉट डॉट कर दिया गया बीच में, बताना क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले जान लो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता क्या क्या। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप लोगों का होता है सिंगल बॉन्ड, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और इसमें क्या नहीं होता है, तो देखो एकल बंध पाया जाता है, वो तो हर चीज़ में पाया जाता है। इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये भी सही होगा। अब देखो इसकी जो संरचना है वो समचतुष्फलकी भी बन सकती है, लेकिन डबल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं हो सकते हैं। तो यही इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या नहीं पाया जाता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं। इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 को। फिर हम अगले प्रश्न को देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। तो ब्यूटेनॉन में कौन सा क्रियात्मक समूह है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सिंगल बॉन्ड में OH, और यहाँ पर देखो ये दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है।
तो देखो ब्यूटेनॉन में आप लोगों का जो क्रियात्मक समूह हो जाएगा वो आप लोगों का ये वाला होगा। कौन वाला? ये वाला ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह आपका हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। कह रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र होता है भैया वो आप लोगों का क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप लोग जान लो कि प्रोपेन यानी इसमें कितने कार्बन हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के 3 कार्बन होंगे। क्यों कार्बन 3 होंगे? क्योंकि प्रोपेन है और प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन। और इसके बाद में इसमें क्या दे दिया गया? एन दे दिया गया। एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा C3H8। ठीक है, अगर आप लोगों को एल्केन का मतलब जो फार्मूला यानी सूत्र होता है अगर वो पता होगा तो इसका आप ये निकाल लोगे। ठीक है, बाकी प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। नोट कर लो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं उनके 20 में 20 नंबर लाने से एग्जाम में उनको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं आप लोग टेंशन मत लो। 20 में 20 नंबर। ठीक है, यहाँ देखो आप लोग 20 में 20। ठीक है, यहाँ पर देखो 20 में 20 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में किसका संश्लेषण नहीं होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसमें आप लोगों का CO2 जो होता है ना, प्रकाश संश्लेषण में प्रक्रम में किसका संश्लेषण नहीं होता? तो CO2 का संश्लेषण नहीं होता है। बाकी आप लोग देख सकते हो O2 हम लोग लेते हैं, जल भी हम लोग लेते हैं, ग्लूकोज भी हम लोग लेते हैं, बट CO2 को हम लोग छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 छोड़ी जाती है। CO2 को ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। समझ में आ गया? चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्न में परपोषी नहीं है। परपोषी का मतलब होता है जो स्वयं अपना भोजन बनाता है। ठीक है, ऐसे जीव जंतु है ना, ध्यान से देख लेना, ऐसे जीव जंतु जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं ऐसे जीव जंतु को हम लोग क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। यानी कि जो दूसरों के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उनको हम परपोषी कहते हैं। जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उनको हम लोग कहते हैं स्वपोषी। उनको हम लोग कहते हैं स्वपोषी। और परपोषी जो दूसरों के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो देखिए परपोषी नहीं है तो देखिए कवक ऑप्शन दे रखा है जो कि दूसरों के द्वारा भोजन बनाता है। जैसी बात ईस्ट भी दूसरों के द्वारा भोजन बनाता है। फीताकृमि ये भी दूसरों के द्वारा भोजन बनाता है। दूसरों के ऊपर किसी दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और गिर जाता है और वहीं पर से अपना पेड़ों को बढ़ाने लगता है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मनी प्लांट। मनी प्लांट स्वयं अपना भोजन यानी स्वयं तैयार होता है, किसी की बदौलत तैयार नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन मनी प्लांट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 अगला प्रश्न कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है? प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि ATP तथा NADP2H का निर्माण होता है। तो ATP तथा NADP2H का निर्माण कैसे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कि क्लोरोप्लास्ट में होता है कि परऑक्सीसोम में होता है कि आपका लाइसोसोम में होता है। ठीक है, तो भाई इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में। यानी ATP तथा NADP का जो निर्माण होता है वो आप लोगों का क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में। नोट कर लो। फिर अगला क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर भी वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ। इसके बाद में इस पर भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ। ठीक है, और इसके बाद इस पर भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ। यकृत स्रावित करता है। तो यकृत क्या स्रावित करता है? तो यकृत आप लोगों का पित्त रस स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है? पित्त रस स्रावित करता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का ये हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं एक साथ सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाएंगे जिसमें आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। आपको साइंस में 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरीके से अगर आपको और भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन चाहिए हैं कमेंट कर देना भाई। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आने वाली है, जल्द ही आएगी, वेट करना बस आप लोग।
अब देखिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में दूध के दंतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है, नो डाउट सभी को पता होना चाहिए। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्यों में ग्रास नली की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर। पित्त का संश्लेषण होता है, तो पित्त का संश्लेषण कहाँ होता है? तो पित्त का संश्लेषण यकृत में होता है। कहाँ पर? यकृत में, नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम ऑक्सीजन किससे उत्पन्न करता है? यानी जो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रम होता है, ये जो ऑक्सीजन होती है कहाँ से उत्पन्न होती है? तो ये ऑक्सीजन जो निकलती है, मेन ऑक्सीजन वो जल से निकलती है, क्योंकि जल का फार्मूला होता है H2O और H2O से ही ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। मतलब कि कहीं ना कहीं जो H2O बनती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, वो भैया H2O से ही बनती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है। तो पादपों में वायु प्रदूषण की कम करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण है। क्या है मेरे भाई? प्रकाश संश्लेषण। तो वायु में जो पादपों यानी जो पौधों में वायु प्रदूषण होता है, इसको कम करने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। ठीक है, नोट कर लो। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जितने भी स्टूडेंट जैसे तुरंत देखिए, सभी लोग ध्यान से देखना, जैसे ही 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जैसे ही 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, सभी लोग एक साथ कमेंट करना कि सर आपने जो भी प्रश्न बताए हैं ये सारे प्रश्न हमें आते हैं। ठीक है, जो भी प्रश्न आपको आता है वो हमें कमेंट करके बताओगे कि हमें छठा आता है, सातवां आता है, आठवां आता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हमें भी पता चले कि कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता है जो इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 41, आपका अगला प्रश्न, जो कि क्या कह रहा है? कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लाइकोसिस या फिर ग्लाइकोलिसिस कह सकते हो, वैसे तो ये आपका है ग्लाइकोलाइसिस है। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में संपन्न होती है। तो आप लोग की जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है, तो इसमें संपन्न होती है, तो कोशिका द्रव में संपन्न होती है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है कि आपकी राइबोसोम में संपन्न होती है कि अंतःप्रद्रवी जालिका में। ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका में संपन्न होती है। तो देखिए, जो आप लोगों की ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है ये आप लोगों की कोशिका द्रव में जाकर संपन्न होती है। कहाँ पर जाकर के? कोशिका द्रव में जाकर के संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 42। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मानव का जो हृदय होता है उसमें कोष्ठों की संख्या सभी लोगों को राइट ऑप्शन पता होना चाहिए कि 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है कोष्ठों की संख्या। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कह रहा है प्रश्न कि स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। तो जो आप लोगों का स्वस्थ मनुष्य होता है, इसमें सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य रक्तदाब 120/180 होता है। यानी 180 मतलब 180 तो पूरा होता है, तो 180 में से 120 जो होता है सामान्य रक्तदाब होता है एक सामान्य मनुष्य में। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, जो कि हमारा अगला प्रश्न होने वाला है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि डिक्सन और जॉली किससे संबंधित हैं? तो फर्स्ट आपका डिक्सन है, दूसरा आपका जॉली है। तो ये दोनों किससे संबंधित हैं? तो दोनों ही आपके रसारोहण से संबंधित है। किससे? रसारोहण से संबंधित है। तो इसको टिक लगाओ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, कि पौधे में भोजन का स्थानांतरण होता है। तो पौधे जो होते हैं, पौधे यानी जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, तो भोजन का स्थानांतरण किससे होता है? तो भोजन का स्थानांतरण जो होता है वो फ्लोएम द्वारा होता है। किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा। और अगर हम जल की बात करें, जल का स्थानांतरण किससे होता है? तो जल का स्थानांतरण आपका होता है जाइलम द्वारा। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन 45 समझ में आया आप लोगों को? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो अगला प्रश्न देखो 46 नंबर, कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण अभी मैंने आप लोगों को बताया कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किसके रूप में होता है? तो किसके रूप में होता है ये पूछ रहा है प्रश्न। ठीक है, तो जो फ्लोएम द्वारा जो भोजन का स्थानांतरण होता है किसके रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और ऐसा प्रश्न एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा कि इस पर आप लोग लगा लो वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर सबसे पहले लगाओ वेरी इंपॉर्टेंट और नीचे लिख लो 2024-29 फरवरी ज़रूर आने वाला है ये वाला प्रश्न। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47।
47 नंबर क्वेश्चन देखो सभी लोग एक साथ पढ़िए कि पौधे में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो पौधे में जाइलम उत्तरदायी है आप लोगों का जल का वहन के लिए। किसका वहन के लिए? जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 48, अगला क्वेश्चन कि पादपों में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी कौन है? तो पादपों में जल के परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो देखो जैसा क्वेश्चन पहले वाला था कि जाइलम उत्तरदायी किसके लिए? जल के लिए। तो उसी तरीके का प्रश्न ये घुमाकर पूछा गया कि पौधे में जल के परिवहन के लिए, यानी पौधों में जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या फिर जड़ों से पौधे के ऊपरी स्थान तक ले जाता है जल को, वो कौन ले जाता है? तो वो आप लोगों का होता है जाइलम। क्या होता है? जाइलम। वो क्रिया आप लोगों की होती है जाइलम। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो क्वेश्चन नंबर 49 नोट करो। अगला क्वेश्चन नोट करो कि पौधे में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों का परिवहन होता है। तो जो पौधे होते हैं, पौधे में जड़ों द्वारा, ठीक है, जड़ों द्वारा, ये मतलब जड़, जैसे मान लो ये कोई पौधा है, ठीक है, ये पौधा है और ये इसके जड़ हैं, ठीक है, ये पौधा है और ये इसके जड़ हैं। तो जड़ में जो भी आपके खनिज लवण होते हैं, जो भी आपका पानी होता है, जल होता है, जो भी चीज़ें होती हैं जो शरीर में ऊपर पहुंचती हैं, वो सारी चीज़ें आपके जल द्वारा पहुंचती हैं। किसके द्वारा स्टूडेंट? जल द्वारा। इसको टिक लगा लो, जल द्वारा। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। अब देखो आपके क्वेश्चन नंबर 50 आप लोगों का आ चुका है। तो सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करेंगे कि कितने क्वेश्चन आंसर आप लोगों को इसमें आ रहे थे। आपको 10 आ रहे थे, 5 आ रहे थे, कि 50 के 50 आ रहे थे, कि 15 आ रहे थे, 20 आ रहे थे? कमेंट करके बताओगे कि 50 क्वेश्चन तक हमको 15 क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, फिर ही हम आपको आगे के क्वेश्चन बताएंगे, वरना नहीं बताएंगे। कमेंट करो तुरंत सभी लोग, वरना नहीं बताएंगे हम। कमेंट करिए भाई। चलिए कमेंट कर दिया। चलिए तो देखिए, मूत्र निर्माण होता है। तो मूत्र निर्माण आपका कहाँ पर होता है? वृक्क में होता है। कहाँ पर होता है? वृक्क में होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 51 आ चुका है। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं ये सोच रहा हूं कि आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन बताएंगे। और देखो आप लोगों के लिए पूरे 100 क्वेश्चन लाए गए हैं। ठीक है, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन है। मैं आपको दिखा देता हूं। देखो लास्ट क्वेश्चन आपका कितना है? देखो लास्ट क्वेश्चन आपका 100 है। ये देखो 100 क्वेश्चन है और सारे के सारे 100 क्वेश्चन हैं। लेकिन मैं आपको एक वीडियो में सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को दूसरे पार्ट के लिए कमेंट करो कि हमको सर इसका पार्ट 2 बताइए, क्योंकि पार्ट 1 में हमने आपको बता दिए 50 क्वेश्चन। अब हम आपको पार्ट 2 में बचे हुए 50 क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन आप लोगों को पार्ट 2 देखने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, ताकि कम से कम इस वीडियो को 5000 स्टूडेंट देख सकें। अगर स्टूडेंट 5000 देख लेते हैं तो सेकंड पार्ट ज़रूर आएगा, क्योंकि मेहनत बहुत पड़ती है वीडियो को बनाने में। लेकिन स्टूडेंट कितने देखते हैं? 100, 200, 300, 400 बस। तो मेहनत पड़ती है। तो मेरे इस वीडियो को 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट अगर देखेंगे तो कल की वीडियो में आप लोगों के लिए आगे वाले MCQ ज़रूर बताए जाएंगे, जो कि फिजिक्स के होंगे। और 20 के 20 नंबर आप लोगों को इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। ठीक है, 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन। ठीक है, सभी लोग एक साथ कमेंट करेंगे और 5000 व्यूज़ कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, 5000 लोग देखेंगे तो नेक्स्ट क्लास ज़रूर आएगी। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। 100, 200, 300 लाइक तो करा ही देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।